नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास संभव। देहरादून के जोहड़ी गांव हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पिस्टल बरामद। रामनगर में कारबेट टाइगर रिजर्व के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा। फर्जी एजेंट बनकर पर्यटकों से एडवांस वसूली, नकली परमिट भेजकर किया धोखा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से चारधाम यात्रा की तैयारियों पर ब्रेक। कपाट खुलने से पहले रास्ते फिर बर्फ से ढके। कड़ाके की ठंड में प्रशासन को रोकना पड़ा काम। और उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे को लेकर ये कहा कि प्रदेश सरकार पूरे तरीके से तैयार है। अप्रैल महीने में प्रस्तावित इस कार्यक्रम के दौरान विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और उनके हर दौरे से प्रदेश को नई सौगातें मिली हैं। बड़ा तीव्र गति से सब लोग उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस कारण से उत्तराखंड में अनेक परियोजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चालू हुई हैं। हल्द्वानी में नैनीताल कांग्रेस के जिला प्रभारी पुष्कर नयाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। नयाल ने कहा कि पार्टी में नए शामिल नेताओं को तरजीह दी जा रही, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में और भी कार्यकर्ता इस्तीफा दे सकते हैं। मैं बता चुका हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए, राखा नहीं को लेके आए, और हम लोगों को जो कार्यकर्ता जो भीमताल से इतने 10 साल से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है। इस वजह से मैं उसकी ये नाराजगी की वजह है और मैं आज पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। बात ही नहीं की, किससे मैं ना करना चाह रहा हूँ बात। तो क्या लग रहा है शायद लगभग डोईवाला के बुल्लावाला सत्तीवाला मार्ग पर सुसवा नदी पर बन रहे पुल का निर्माण तय समय में पूरा नहीं हो पाया है। 4 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ ये काम 3 अप्रैल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक 50% भी काम पूरा नहीं हुआ। निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लग रहे। मजदूर बिना सुरक्षा मानकों के काम करते नजर आए। इधर मानसून से पहले काम पूरा होना अब चुनौती बना हुआ है। है कि वैसे तो हमें इस स्कूल को 4/10/24 में शुरुआत करनी थी। 4/10/24 में हमें शुरुआत करनी थी, परंतु कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, कुछ साइटेशन थी, जैसे आगे खेत वगैरह थे, तो हम उसमें यहाँ अप्रोचेज नहीं थी प्रॉपर, तो जिससे हम अपना काम शुरुआत कर सकते। सही में हमारी शुरुआत जो हुई वो फिर अक्टूबर 25 माह को हुई, जब हम थोड़ा सा मूवमेंट आया हमारा। ये जो भी काम आप देख रहे हैं ये अक्टूबर 25 से और अभी तक का कार्यक्रम है, काफी निकल चुका है। तो हमने निवेदन किया है गवर्नमेंट से कि हमको जो है 13/9/2026 तक अनुमति दी जाए और हम अपना 13 इस तक कार्य पूर्ण करके दिखाएंगे।
उत्तराखंड के रुड़की में करोड़ों की लागत से बन रहे टांडा भनेड़ा बाईपास में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। मंगलौर विधानसभा के ग्रामीणों ने लक्सर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा, जो पहली ही बरसात में धराशायी हो जाएगी। सालों के इंतजार के बाद बन रहे इस रास्ते में धांधली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और गुणवत्तापूर्ण कार्य की मांग की है। हम लोग कल आए थे तो हमें सूचना मिली थी, क्योंकि हम गांव टांडा बनेड़ा से मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो मैं आया, मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पे आया। मैंने आगे यहाँ पे देखा तो ये जो जीएसबी डाल रहे उसमें मिट्टी मिला के डाल रहे। तो हमने जो इनका ठेकेदार का मुंशी है उनसे बात करी कि भाई ऐसा क्यों डाल रहे हैं, इसमें तो हमें एस्टीमेट दीजिए, दिखा दे कैसे भी मानक के अनुसार इसमें काम करिए आप। ये तो बरसात भी नहीं पकड़ पाने का, बड़ी मुश्किल से तो ये 2 गांव को बाईपास मिल रहा मंगलौर में, आपको पता बड़ी दिक्कत है। तो हमने जीआई से बात करी तो जीआई साहब ने कहा जी मैं देख के करवाता हूँ। मैंने कहा इसमें तो ये मिट्टी मिला के डाल ले और वैसे भी 2-3 इंच डाल ले लगभग। इसमें मेरे हिसाब से जो हमें मालूम हुआ कि 1 फीट तो इसमें जीएसबी 20 और कोरसेंट है, जबकि इसमें कोरसेंट वगैरह कुछ नहीं मिला है। पिछले जितने जो गिराना अब तक सारे में आधे ज्यादा रहता पत्थरों में, सारा जो पूरी बरसात तक या एक बरसात पकड़ने का बिल्कुल प्रत्येक जगह 10 का इसमें सवाल पैदा नहीं होता जी। तो देख लो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसमें 10 मिलकर जब जो हटका बनना चाह, कोई दिक्कत नहीं। पीडब्ल्यूडी का अधिकारी ना रहा कोई जी? नहीं, कोई भी नहीं, मुंशी है बस, वो वही रहो किला। ठेकेदार भी कभी आता होगा, हम तो दिखता नहीं जी। हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जोहड़ी गांव में 31 मार्च को हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या के मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके। ताजा कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को अधिकृत एजेंट बताकर सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट के जरिए पर्यटकों से एडवांस पैसे वसूले हैं। बुकिंग के नाम पर फर्जी परमिट भी भेजे गए। मौके पर पहुंचने पर पर्यटकों को ठगी का पता चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के रुड़की में एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरा निकाह करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता का ये कहना है कि वर्ष 2019 में मुस्लिम रीति रिवाज से उनका निकाह हुआ था और उनका एक बेटा भी है। आरोप ये है कि पति के परिजनों ने धोखे से उसका दूसरा विवाह करवा दिया है। महिला ने यूसीसी कानून का हवाला दिया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के पास निकाहनामा और पति के आश्वासनों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने रोशन से शादी कर रखी है, मेरा निकाह हो रखा है। उन्होंने मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। वो कह रहे हैं उसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूंगा। रौनक अली है उनका नाम, तो वो बिल्कुल भी मुझे रखना नहीं चाहते हैं। मैंने एक दूसरी शादी पे जब धामी जी ने कानून निकाल दिया, धामी जी वो कह रहा मैंने दूसरी शादी पे वो करा तो उन्होंने मेरे से मार पिटाई करी। उनको हम तो दूसरी शादी करवा के रहेंगे। मैंने लोगों बागों के आगे हाथ भी जोड़े, उनके खानदान वालों के।
तो उन्होंने कहा हमारे तो 2-2 शादी करने का रिवाज है। तो उन्होंने कहा इन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। तो मैंने, ससुर का नाम है रौनक अली। तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। मैंने फिर एप्लीकेशन दी महिला हेल्पलाइन में, मैंने पोर्टल पे भी डाला, तो मेरी सुनवाई हो भी रही थी। तो उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से केस वापस दिलवाया, मुझे भलाया फुसलाया। झुट्टा ही वो क्या नाम मेरे दुकान ने नाम करने की वो क्या ना वो करने लगे, मुझे भलाना फुसलाने लगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुए भारी बर्फबारी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया। 22 अप्रैल को मंदिर के कपाट खुलने हैं, लेकिन हाल ही में साफ किए गए रास्ते दोबारा बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। कड़ाके की ठंड और लगातार गिरती बर्फ के कारण प्रशासन को काम रोकने पर मजबूर होना पड़ा। बद्री केदार मंदिर समिति के मेंबर विनीत पूस्ती ने बताया कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद यात्रा समय पर शुरू करने के प्रयास लगातार जारी हैं। हालांकि खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। श्री केदारनाथ धाम में लगातार कल रात्रि से अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। आप सब लोग देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में लगभग 2.5 से 3 फुट यहाँ पर बर्फ जम चुकी है और मंदिर समिति के कर्मचारियों द्वारा लगातार कल से बर्फ पिछले 2 दिन से बर्फ हटाने का कार्य किया गया था, लेकिन कल रात्रि अत्यधिक बर्फ होने की वजह से आज लगभग 2 से 2.5 फुट यहाँ पर बर्फ जम चुकी है और लगातार हम लोगों द्वारा शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और आईटीबीपी सेना से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि हम किस प्रकार से यात्रा की जो पूर्व की तैयारी हम उसको सुचारू रूप से चला सके। और लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं और मौसम का जो लगातार जो बर्फबारी है, लगातार हमारे भी जितने भी मंदिर समिति के अधिकारी हैं, कर्मचारी गण हैं, लगातार हम लोग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि भगवान केदारनाथ की इस पवित्र धाम में लगातार बर्फ की जो श्वेत पुष्प वर्षा है निरंतर गतिमान है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। बात करेंगे मौसम की। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई। इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि अन्य जनपदों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाल ही में 6 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के सफेद पूंछ वाले गिद्ध देखे गए। इस दुर्लभ पक्षी के दिखने से पक्षी प्रेमी और वन्यजीव विशेषज्ञ काफी उत्साहित हैं। सफेद पूंछ वाला गिद्ध मूल रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। साल 2000 से ही इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर तौर पर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव फोटोग्राफर के अनुसार इस प्रजाति के गिद्धों को इस क्षेत्र में आखिरी बार साल 2017 और 2022 में देखा गया था। अब एक साथ 6 गिद्धों का दिखना इस दुर्लभ प्रजाति के फ्यूचर के लिए शुभ संकेत माना जा रहा। अगर वल्चर्स की हम बात करेंगे तो पूरे जो हमारा देश है उसमें वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन की है पिछले कुछ दशकों में। यहाँ तक कि कुछ स्पीसीज में 95% तक डिक्लाइन हुआ है। कॉर्बेट जैसे जो क्षेत्र हैं वो उनकी अगर हम कहेंगे लास्ट एक वो बचा हुआ है जहाँ पर वल्चर्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, तो कॉर्बेट जैसे क्षेत्रों में है। जो भी फॉरेस्ट हैं, जो इंटैक्ट फॉरेस्ट है, वहां पर व्हाइट ट्रम्प्ड वल्चर या व्हाइट बैक्ड वल्चर जो है एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है और हमें खुशी है कि वो कॉर्बेट में सर्वाइव कर रही है और कॉर्बेट में दिख भी रही है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो सूचनाएं हैं, वो हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग हो जाती हैं। देहरादून में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए नगर निगम परिसर में जुन गमर हॉल का लोकार्पण किया गया। इस हॉल को सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं के समन्वय के रूप में विकसित किया गया, जो आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि ये हॉल शहर की विरासत और आधुनिक विकास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि नगर निगम देहरादून तेजी से बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा। शहर में पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। नगर निगम का जो सुंदर हॉल है, ये हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है। विरासत का भी और भविष्य का भी, विकास का भी और आधुनिकता का भी एक मिश्रण इस हॉल में है। और नगर निगम देहरादून बहुत तेज गति से विभिन्न उत्पादना सुविधाओं को बढ़ा रहा है, पार्कों का निर्माण कर रहा है, अनेक नए नए काम कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें लग रही, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। स्वच्छ और हरित दूध बनाने के लिए
यहाँ पर सीवरेज के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइटों का अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए गए हैं और स्वच्छता के मामले में भी देहरादून शहर ने अच्छा काम किया है। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारा संकल्प है कि देहरादून स्वच्छ बने और क्लीन और ग्रीन दोनों ही कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए 1400 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं पर देहरादून में काम हो रहा है। उत्तराखंड के चंपावत में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले शिक्षक भवन लोहाघाट में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष गोविंद मेहता की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की है। कर्मचारियों ने ये साफ चेतावनी दी कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी पुरानी पेंशन बहाल करेगी, संगठन उसी का समर्थन करेगा। इस बैठक में नई पेंशन योजना को असुरक्षित बताते हुए आगामी मई महीने में जनपद स्तर पर विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। हम 2014 से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के लगातार संघर्षरत हैं। जनपद चंपावत के सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर के अपनी मांग के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने प्रदर्शन और इवन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी अपने प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा एनपीएस में काफ़ी संशोधन तो किए गए हैं, लेकिन जो कर्मचारी संगठनों की एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, उस ओर अभी सरकार जो है तो अभी भी जो है तो नहीं जा रही है। उसने एक यूपीएस के नाम पर जो कर्मचारियों के साथ एक छलावा है, जिसमें कर्मचारी के अंशदान का कोई अभी अता पता नहीं है कितना परसेंट कर्मचारी का अंशदान मिलेगा, लेकिन एक 50% पेंशन देंगे करके कह रही है सरकार। लेकिन उसमें जो अंशदान हमारा 10% कट रहा है और जो सरकार का अंशदान है उसमें से कर्मचारी को कुछ नहीं दे रही है, उसी अंशदान में से कुछ पेंशन बनाने की बात हो रही है। एनएमओपीएस के बैनर तले प्रदेश के सभी संगठन पुरानी पेंशन के लिए आंदोलनरत हैं, जिसके लिए अभी इनके द्वारा हमारे द्वारा रणनीति बनाई गई है और निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन हमारा हक है, क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट के अंदर गुजारने के बाद यदि पेंशन भी नहीं मिलेगी तो फिर सरकारी सेवा में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सारी जो सरकार की नीतियाँ उसका क्रियान्वयन भी राज्य कर्मचारी और शिक्षक ही करते हैं। इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि इस वर्ष आप हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। अन्यथा जो भी पार्टी हमारे हक में हमारे साथ होगी हम उसका समर्थन करेंगे। काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता कर रामनगर रोड निर्माण को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि काशीपुर रामनगर रोड के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए एस्टीमेट तैयार करके पहले 16 करोड़ 30 लाख 15 हजार रुपए का प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे बाद में संशोधित करके 17 करोड़ 51 लाख रुपए किया गया है। ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका। महापौर ने रामनगर रोड NH 309 की जर्जर हालत, चैती मेला परिसर के विकास, हाईटेक शौचालयों, ड्रेनेज प्लान सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी है। मैं काशीपुर की सामान्य जनता की तरफ से और काशीपुर का मेयर होने के नाते अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो रामनगर रोड, काशीपुर से रामनगर तक की जो रोड थी, जिस पर अभी हमने 4 दिन पहले भी आपके माध्यम से बात करी थी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात की थी कि वो उसका प्रपोजल हल्द्वानी ऑफिस से RO देहरादून भेज दिया गया है और देहरादून से भारत सरकार को भेज दिया गया था। मैं पत्राचार इसमें पिछले 2-3 महीने से कर रहा था, जो मैंने आपको बताया भी था 3 दिन पहले जब हमने बात की थी। जो प्रपोजल 16 करोड़ 30 लाख का भेजा गया था, फिर RO ऑफिस से वो प्रपोजल 17 करोड़ 51 लाख का होकर भारत सरकार को गया, उसका सैंक्शन आ गया है, वो मंजूर हो गया है और 16 करोड़ 81 लाख रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।